ओके, एज आई वाज सेइंग कि इसमें एक अबेटमेंट एक टर्म आपको मिलेगी, ऑर्डर नंबर 22. इट डील्स विद थ्री थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज डेथ ऑफ ईदर पार्टी, मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी. राइट. सो अबेटमेंट का मतलब व्हेन द सूट कम्स टू एन एंड. राइट. फॉर एग्जांपल देयर आर पार्टीज लाइक ए वर्सेस बी, एंड वन ऑफ द पार्टी पे आप इन तीनों सिचुएशंस को अगर लगाते हो, सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दैट. एंड यहां पर बोला गया है दैट इट विल लीड टू द अबेटमेंट ऑफ द सूट, मतलब सूट विल एंड. बट ऑब्वियसली देर आर कंडीशंस लाइक वी हैव, अगर डेथ हो जाती है पार्टी की, then you have LRs who can continue the suit. But for that, the other party has to put up an application in the court to make the other party as the LR, ताकि वो अगर प्लेंटिफ है और डिफेंडेंट की डेथ हुई है, so that he can recover from the estate of the defendant only, but that will be represented by the legal representative of that defendant. Is it clear? The LR would be liable to the extent of the estate of the defendant. ऐसा नहीं है वो पर्सनली आके पर्सनली उसकी प्रॉपर्टी में से लिया जाएगा या कुछ भी. सो this person will be basically he will be dealing with the estate of the defendant, जहां से the relief will be granted to the plaintiff. Right. So if you see rule number 1, सिंपली वो यही बोलता है दैट देयर विल बी नो अबेटमेंट ऑफ द पार्टीज डेथ. कब नहीं होगा अबेटमेंट बाय द पार्टीज डेथ? इफ द राइट टू सू सर्वाइव्स. राइट. अगर राइट टू सू अभी भी सर्वाइव करता है, दैट मीन्स अगर वहां पे कोई LR है, प्रेजेंट है, दैट पर्सन कैन बी मेड अवेलेबल सो एज टू कंटिन्यू द सूट. तो अबेटमेंट करने की देयर इज नो नीड. राइट. सो I'll just do this from the Bare Act only, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे rules हैं and all of them are important. Order 22 के all of them are important. So you just have to see what the Bare Act says and I'll explain you side by side. Is it clear? Okay. So rule number 2 says procedure where one of the several plaintiffs or defendant dies and right to sue survives. Okay. So जहां पर ज्यादा plaintiffs हो, okay, या फिर defendants हो, more than one basically they're talking about, and where the right to sue survives to the surviving plaintiff. अगर एक plaintiff की भी death हुई है या एक defendant की death हुई है, right to sue या right to defend अभी भी continue है because the suit is going on. Okay, then जो भी surviving plaintiffs होंगे या जो भी surviving defendants होंगे, उनके लिए वो सूट चलता रहेगा. Right. Similarly, procedure in case of death of one of several plaintiffs, या फिर ज्यादा प्लेंटिफ्स में से एक की डेथ हो रही है, या फिर अगर एक प्लेंटिफ था और उसी की ही डेथ हो जाती है, देन इन दैट केस एज आई जस्ट सेड, अगर एक प्लेंटिफ था, सोल प्लेंटिफ, सी कंडीशंस आर सच एज, एक तो हो सकता है कि एक ही प्लेंटिफ हो, एक हो सकता है लाइक देयर आर मोर देन वन. ओके. सो अगर 3 प्लेंटिव्स हैं, आउट ऑफ 3 1 हैज डाइड, तो जो रिमेनिंग प्लेंटिव्स हैं उनके अगेंस्ट तो सूट रन होता ही रहेगा. अगर ही इज द प्लेंटिव, सो ऑब्वियसली डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट चलता रहेगा. एंड जो एक की डेथ हुई है या फिर जो सोल प्लेंटिव वाली सिचुएशन होगी, वहां पे LR को रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाएगा ऑफ द डिजीज्ड पार्टी. ओके. एंड देन द सूट विल प्रोसीड. इट्स वेरी सिंपल. ओके. इट्स वेरी लॉजिकल थिंग ऑल्सो. अगर आप सोचे तो जो LR होगा, द वन हु विल बी एबल टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ दैट पर्सन, सो दैट विल बी द that will ultimately lead to the continuing of the suit. Okay. First thing, जो cause of action होता है, like a cause to bring a remedy. I hope आपको cause of action का मतलब पता है.
cause of action is a cause of action, cause to bring remedy. If there is a legal right and there is a legal duty and there is infringement of that legal right because of non-performance of the legal duty of another person, then that gives rise to a cause of action, and ultimately this person goes to the court and this person is known as the plaintiff. Section number 9. Okay, section number 9 is very very exhaustive. वहां पे आपको this is like a gateway to your civil suits, because वहां पे civil nature को समझाया गया है. व्हाट इज दिस सिविल नेचर ऑफ द सूट्स, क्या क्या इंक्लूड होगा. अगर कोई पॉलिटिकल सिचुएशन है, कोई रिलीजियस सिचुएशन है, क्या वहां पर भी वो हम उसको सिविल नेचर का सूट मानते हैं या नहीं मानते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स दिस कम अंडर ओवर हियर. एंड व्हाट ऑल आर एक्सप्रेसली बार्ड, इम्प्लाइडली बार्ड. ओके, सो कॉज ऑफ एक्शन इज, यहां से हमें पता चलता है लाइक देयर इज something called as cause of action and we just enter into the civil proceedings by that, right? And by that, why I discussed this was cause of action could be of two types. Any idea, any guesses? First, let me tell you, it could be personal. Second, make a guess. एक पर्सनल कॉज ऑफ एक्शन होता है, लाइक पर्सन ऑन द पर्सन, एंड अदर कुड बी प्रोप्राइटरी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड. तभी मैं बार बार जो स्टेट की बात कर रही हूँ, दैट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव विल नाउ बी रिप्रेजेंटिंग द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड पर्सन. ओके, सो कॉज ऑफ एक्शन वहां से आया, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड. तभी हम यहाँ तक भी आए हैं कि हम उसको किस किस इंसान से रिप्रेजेंट करवाएंगे. ऑब्वियसली देयर हैज टू बी somebody who is representing a property, right? Now, rule number 3, I just told you about it. अगर sole plaintiff होगा, then in that case LR की basically application move करनी पड़ेगी कोर्ट को, that make this person as the legal, or allow this person to be added into the suit now as a party, representing the person, representing the defendant, let's say, who has died, right? Then comes your fourth procedure in case of death of several defendants and of sole defendant. Similarly, अगर defendants की situation होगी तब भी यही same रहेगा. Application has to be put up so that अब डिजीज्ड डिफेंडेंट को रिप्रेजेंट करने वाला कोई आएगा, दैट इज LR. सो बेसिकली हमें एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी कोर्ट को, दैट अब इस पर्सन को ऐड कर दिया जाए, राइट? So, and also there is adding of the parties, striking out of the parties in order 1 rule 10, transposition of the parties. So ये भी एक important provision है which deals with this concept only, right? Now clause 5 अगर आप देखेंगे rule 4 का, the plaintiff was ignorant. Let's suppose there's a situation that the defendant has died but the plaintiff does not know about it yet. Okay, प्लेंटिफ को जब ये पता चलता है, लेट्स सपोज लिमिटेशन पीरियड ही निकल जाता है. ओके, सो एज पर द लिमिटेशन, इफ यू नो कितने दिनों में ये एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी टू मेक अ पर्सन टू बी रिप्रेजेंटेड एज LR, कितने दिन दिए हुए हैं एज पर द लिमिटेशन एक्ट? नाइन्टी डेज. ओके, सो लेट्स सपोज ये 90 डेज ओवर हो जाते हैं एंड दी प्लेंटिफ इज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. मे बी जो डेट है वो कुछ ज्यादा लंबी मिल गई, या फिर दिस पर्सन हैज नॉट अपीयर्ड, डिफेंडेंट नहीं आया उस डेट पर, एंड दी प्लीडर लेट्स सपोज, या फिर कोर्ट ने एक्स पार्टी ऑर्डर देने से अच्छा, एक्स पार्टी डिक्री पास करने से अच्छा ये सोचा कि चलो लेट्स गिव one more chance and a date basically.
सो ऐसे में जब 90 डेज भी निकल जाते हैं एंड दी प्लेंटिफ इज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि वो ऑलरेडी डेड है, सो इन दैट सिचुएशन कैन ही अप्लाई अगेन टू द कोर्ट टू represent or to include the LR of that deceased person in the suit as a party, because यहाँ पर तो उसका right extinguish हो गया after this period. But again, if you move on to Limitation Act, over there we have section number 5 dealing with the sufficient cause. So अगर plaintiff court को ये explain कर सकता है कि I was not aware of the fact that the defendant is no more, okay, and that is why I did not put up this application for including the LR to be as a party in the suit, okay. So ये जो abatement हो गया था suit का यहाँ पर, that is the suit came to an end, abatement जो हुआ था इसको set aside कर दिया जाए. So this is possible by the section number 5 by putting an application for setting aside of the abatement. Okay, so ऐसे case में if the court is satisfied, if the court is convinced that yes, in good faith he was just proceeding with the case and he did not know anything about it, about the whereabouts of the defendant, so in that case अगर इसको prove कर सकता है, then the court will restart, or the court will just set ये जो setting aside की जो application वो put up करता है उसको set aside वो कर देंगे. Okay, now there could be a situation, 4A is important, where there is no legal representative. ऐसा भी तो हो सकता है, right? So अगर ऐसा situation है, then in that case या तो कोई legal representative है ही नहीं, okay, and कोई भी ऐसा पर्सन है ही नहीं who can represent the estate of the deceased person. In that case what will happen? Now in that case, क्योंकि relief तो grant करना ही करना है हमें plaintiff को, okay, क्योंकि उसी का right infringe हुआ, so justice तो उसे देना ही है. So in that case the court will now appoint a person. अब वो कौन कौन हो सकते हैं? In the absence of the person representing the estate of the deceased person, the court may by order appoint the administrator general. First point. कोई ऑफिसर हो सकता है कोर्ट का, and very important, it could be any person which the court finds right. Any such person who the court thinks fit to represent the estate of the deceased person for the purpose of this suit only, okay, and the court can appoint any of these in the absence of a legal representative. Rule number 4A, very important, okay. And जो भी judgment या order आएगा इस suit में, that will be binding upon the estate of the deceased person. राइट, सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी देन ऑल्सो देयर इज अ सॉल्यूशन कि अब कौन रिप्रेजेंट करेगा एस्टेट को, राइट. नाउ एंड कोई भी पर्सन डिजीज्ड पर्सन का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं, इसका डिसीजन पार्टी खुद नहीं करेगी. इसका डिसीजन विल बी डन बाय द कोर्ट. द कोर्ट विल मेक रेलेवेंट इंक्वायरी and examination भी हो सकती है. The court will do it. So this question will be determined by the court that whether this person is the legal representative, can he be the right person to represent the estate of the deceased person or not. Okay, अगर ये question appellate court के सामने आता है, then in that case इस question का answer, like to find out whether this person is the legal representative or not, appellate court can ask the subordinate court कि आप इसका क्वेश्चन, इसका जो आंसर है इसका फाइंड आउट करो. यू डू दी फाइंडिंग्स एंड द रीजंस जस्ट रिकॉर्डेड एंड सेंड इट टू मी that whether this person is the legal representative or not, because this question has to be determined by the court only, right. पार्टी अपने आप नहीं इस चीज को प्रूव करने के लिए, मतलब उसको कोई जरूरत नहीं है करने की, because ultimately the court will see.
राइट, कि उसको वो इज दिस द पर्सन हु इज फिट टू रिप्रेजेंट द स्टेट और नॉट, राइट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ अबेटमेंट इज गिवन, कि कब अबेट, अभी तक तो हम पढ़ रहे हैं कि अबेटमेंट हो जाती है, right? Now there is a period in the suit that is there as per rule number 6, जहां पर abatement नहीं हो सकती, where there is hearing that is done, hearing is complete, hearing of the parties is complete, मतलब plaintiff भी था, defendant भी available था, okay, cause of action हुआ, and there was this conclusion of the hearing आ चुकी थी, एविडेंसेस आ गए, देयर वाज आर्ग्यूमेंट्स डन, एंड अल्टीमेटली अब हियरिंग का कंक्लूजन, ट्रायल का कंक्लूजन हो चुका था. अब सिर्फ जजमेंट प्रोनाउंस करनी थी. जजमेंट प्रोनाउंस कैन बी डन ऑन द सेम डे एज वेल एज अ फ्यूचर डेट कैन बी गिवन, राइट. ऑर्डर नंबर 22. सो इन दैट केस जो ये कंक्लूजन ऑफ हियरिंग है और जजमेंट सिर्फ सुनाने वाली बात है, क्योंकि कंक्लूजन में तो वो पार्टी थी ही प्रेजेंट, उन्हीं की एविडेंसेस लिए, एग्जामिनेशन की गई, डॉक्यूमेंट्स देखे गए, तभी तो ही यहाँ पे हम पहुंचे कंक्लूजन पे. सो वंस दिस इज डन, और अगर सिर्फ प्रोनाउंस करना है जजमेंट को कि एग्जैक्टली ये क्या अब जजमेंट आई है, इन दैट पीरियड अगर किसी भी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, देन इन दैट केस देयर विल बी नो अबेटमेंट, देयर इज नो यूज ऑफ डूइंग इट, राइट. ऐसी सिचुएशन में अब एक एलआर को लाना, there will be no point of doing it because already the hearing has come to an end. Already जब केस का solution जब है, आ ही चुका है, सिर्फ उसको प्रोनाउंस ही करना है in the open court, then there is no need to abate it now. हाँ, वहां टाइम ही जाएगा उस चीज में, राइट. सो जो डेथ से रिलेटेड अबेटमेंट का प्रोसीजर है, दैट इज स्टिल रूल नंबर 6. नाउ मूविंग ऑन टू द मैरिज पार्ट. Now, let's say the defendant was a female. The defendant is a female now, okay? And she is married. Like during the course of the suit only, she got married. Now, will the suit abate just because she is married now? The answer is no, because this will not make any kind of effect, राइट. सिर्फ उसके इस चीज से और इससे कुछ भी चेंज उसकी प्रॉपर्टी में, उसकी पर्सनल अगर कॉज ऑफ एक्शन हुआ कुछ भी, इससे इसमें कोई चेंज तो नहीं आ रहा. सो द मैरिज ऑफ अ फीमेल प्लेंटिफ भी अगर वो हो सकती है या फिर डिफेंडेंट, दिस विल नॉट कॉज द सूट टू अबेट. इससे सूट विल नॉट कम टू एन एंड, बट द प्रोसीडिंग विल जस्ट गो, ओके. एंड अगर वो डिक्री, इफ शी इज द डिफेंडेंट एंड अगर डिक्री गोज अगेंस्ट हर, then it will be executed against her. So the suit will have no effect upon the suit whether the female defendant or the plaintiff is married or not. So once she gets married, then also there is no change in the circumstances of the case, right. And जहां पर उसका husband लायबल हो सकता है अपनी वाइफ की डेथ्स को लेकर, इन दैट केस with the permission of court, the decree may also be executed by the husband, against the husband, okay. सिर्फ ऐसी सिचुएशन में जहां पे हस्बैंड का कुछ रोल हो in the deaths of the wife, in that case, क्योंकि अभी मैंने बोला decree will be executed against her only, but जहां पे husband का रोल दिखेगा in this particular case, then it will be executed against the husband also, right. So execution of the decree with the permission of the court will be on the application against the husband as well as against the wife, right. So this was about the marriage. Rule number 7. Now rule number 8 says जहां पे plaintiff insolvent हो जाता है, so in that case the suit will not abate, okay. इसमें भी suit abate नहीं होगा unless for some special reasons the court finds it so, ठीक है. जब कॉस्ट की सिक्योरिटी देने की बात आ जाती है बेसिकली, तो प्लेंटिफ को ही देना होता है, बट प्लेंटिफ क्योंकि इंसॉल्वेंट हो गया है, सो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ओके. जनरल रूल इज देयर विल बी नो अबेटमेंट अनलेस कोई रिसीवर है who declines to continue the suit, या फिर कोई स्पेशल रीजन है by which the court
डायरेक्ट्स की अबेटमेंट करनी ही पड़ेगी. सो इन दैट केसेस only the suit will be abated, otherwise no. Clear? Right? अगर कोई उस इंसॉल्वेंट पार्टी का कोई असाइनी आ जाता है, कोई रिसीवर आ जाता है, एंड ही ऑल्सो रिफ्यूजेस टू गिव सिक्योरिटी फॉर द कॉस्ट, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? मतलब बेसिकली कॉस्ट की सिक्योरिटी देगा कौन? ठीक है, या फिर वो डिक्लाइन ही कर देंगे, हमें सूट ही नहीं करना. सो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली इट विल कम टू एन एंड, बट अदरवाइज इट विल नॉट कम टू एन एंड. ओके. नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट? हम अभी तक जो अबेटमेंट अबेटमेंट बार बार सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है अगर कोई सूट अबेट हो जाता है? दैट इज व्हेन द सूट कम्स टू एन एंड, कैन देयर बी, नाउ जस्ट इमेजिन द सिचुएशन जहां पे कोई एलआर नहीं आया और जहां पे एक्सटेंशन ऑफ टाइम की बात नहीं की गई, कुछ भी नहीं हुआ, बट सूट सिंपली अबेट हो गया. ठीक है, डिसमिस कर दिया गया वहीं पर. In that case, can there be a fresh suit? Same cause of action पे? The answer is no. There can be no fresh suit on the same cause of action क्योंकि उसका already एक decision आ चुका है. लेकिन जो भी एलआर होंगे, द प्लेंटिफ और दी कोई प्लेंटिफ अगर खुद है, या फिर कोई पर्सन हु इज द एलआर ऑफ द डिजीज्ड प्लेंटिफ, ओके, या फिर कोई असाइनी, कोई रिसीवर इन द केस ऑफ प्लेंटिफ हु हैज टर्न्ड इंसॉल्वेंट, ऐसी सिचुएशंस में अगर वो अप्लाई करते हैं फॉर सेटिंग असाइड दिस अबेटमेंट और डिसमिसल, एंड अगेन सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन, बेसिकली ऐसी सिचुएशन में सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ही आ जाता है, राइट? So in situations में अगर sufficient cause from continuing the suit can be proved by that particular party, then the court shall set aside, right? And provisions of section number 5 will apply, right? So this is about the abatement of in the cases of death, marriage and insolvency of the parties. I hope it is clear. And yes, this order is appealable क्योंकि section इसी order में rule 11 says that in the application of this order to appeals, so far as maybe the plaintiff को वहां पे क्या बोल दिया जाएगा? appellant, and defendant को बोल दिया जाएगा respondent, और उस suit को obviously क्या बोलेंगे? appeal. And very important, खासकर आपके प्री एग्जाम में ये जरूर आ जाता है, ऑर्डर 22 इज नॉट एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीडिंग्स? अपील, रिव्यू, एप्लिक रिविजन, and fourthly execution. So application of this order is not to on the execution proceedings. Rule number 12, very very important. Nothing in rule 3, 4 and 8 shall apply to proceedings in execution of a decree or order. 3 and 4 talks about where there is sole defendant or plaintiff, or sole or several plaintiffs or defendants, okay? And 8 talks about the plaintiff turning insolvent, right? क्योंकि हमने मैरिज ऑफ द पार्टी में तो देखा ही था कि एग्जीक्यूशन के टाइम इट कैन बी डन अगेंस्ट द हस्बैंड ऑल्सो, सो दैट मीन्स एग्जीक्यूशन वहां पे तो हो रही है, बट इन द केसेस वेयर देयर इज इंसॉल्वेंसी एंड वेयर देयर इज डेथ ऑफ द पार्टी, इन दैट केस एग्जीक्यूशन पर ये नहीं अप्लाई करेगा. I hope it is clear to you. So this is your order number 22. Is it fine? Now, order number 23 is important, which talks about withdrawal of the suit. Withdrawal हो सकता है या फिर there could be compromise between the parties, isn't it? Compromise भी तो होता है सूट्स का, और इसको हम adjustment बोल सकते हैं, anything. So first thing, withdrawal की अगर हम बात करें, at any time withdrawal can be done. The question is at what point of time during the proceedings in a suit the withdrawal of the suit can be done. So the answer is at any point in time. Okay, obviously institution of the suit के बाद ही at any time.
द प्लेंटिफ, अब वो कितना पार्ट जो है विड्रॉ कर सकता है, होल ऑफ क्लेम और एनी पार्ट ऑफ द क्लेम, कुछ भी, राइट कितने पार्ट को वो अबैंडन कर सकता है, होल और एनी पार्ट, प्रोवाइडेड दैट अगर प्लेंटिफ माइनर है या फिर अगर वो प्लेंटिफ इंसेन है, ओके बेसिकली ऑर्डर नंबर 32 जिन लोगों की बात करता है, इन दैट केस दिस इज नॉट पॉसिबल, विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, but withdrawal by any other person is possible without the permission of the court, but again there is a condition, अगर उसको withdraw करके एक fresh suit लाना है on the same cause of action, then in that case withdrawal के लिए ही उसी time पर ही there will be permission from the court that I want to file a fresh suit on the same cause of action, but for this I am withdrawing it or any part of it. Okay, only with permission fresh suit can be filed. So if the court is satisfied that yes, ये जो सूट में है कोई फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा, या फिर देर आर सफिशिएंट ग्राउंड्स कि हम प्लेंटिफ को अलाउ कर सकते हैं एक फ्रेश सूट लाने के लिए और इसको हम यहीं पर विड्रॉ करने के लिए उसको अलाउ कर सकते हैं, सो इन दैट केस, सो ये दो सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे द कोर्ट विल सी, ओके सो फ्रेश सूट के लिए परमिशन वुड बी नीडेड, राइट, बट विड्रॉ के लिए ही अगर पार्टीज आर सच जिन पे ऑर्डर नंबर 32 लगता है, माइनॉरिटी, इंसैनिटी, सो ऐसे सिचुएशंस में विड्रॉ करने के लिए भी दे हैव टू आस्क फॉर परमिशन फ्रॉम द कोर्ट, राइट. Just read it once. Rule number 1. I hope it is clear. Okay, withdrawal of suit is possible and in what situations, और कौन सी पार्टी को परमिशन लेने की जरूरत है और किस स्टेज पे लेने की जरूरत है, एंड व्हाट द कोर्ट विल सी. ओके, कोर्ट को किस बातों पर सेटिस्फैक्शन करनी भी जरूरी है, दैट व्हाई if the person is okay, if the person is asking for it, then क्या points कोर्ट को देखने हैं, so this is important. Okay, so he shall be liable for such costs as the court may award. और अगर वो अबैंडन कर देता है, लाइक देयर कुड बी अ सिचुएशन जहां पे अबैंडन कर देता है वो क्लेम को, और विदाउट या फिर विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, जहां पे परमिशन की मैंने बात की थी वहां पे परमिशन ऑफ द कोर्ट इज नॉट, दैट पर्सन हैज नॉट टेकन इट, देन इन दैट केस उसको कॉस्ट ऑब्वियसली पे करनी होगी टू द अदर पार्टी. ओके, एंड ही विल बी प्रिक्लूडेड, ही विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम कमिंग बैक विद अ फ्रेश सूट. ओके, क्योंकि तभी तो हम कंसेंट लेने की बात कर रहे हैं, अपने आप ही अगर चलोगे देन द कोर्ट विल नॉट एंटरटेन इट ऑब्वियसली. ओके, सो परमिशन इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड. सो अगर आप इसका कमेंट्स में देयर इज अ केस गिवन, जोनाला सुरा रेड्डी. Okay, the fresh suit is clearly barred by rule number 1 of order 23 because the plaintiff, while withdrawing the earlier suit, did not seek permission of the court to file a fresh suit on the same cause of action. So ये तो एक नियम है कि फ्रेश सूट अगर लाना है वो भी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे, देन इफ ऑलरेडी लाइक इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट वाज व्हाट, नो फ्रेश सूट अनलेस अ सफिशिएंट कॉज इज शोन बाय द पार्टी टू द कोर्ट एंड द कोर्ट इज सैटिस्फाइड. ये बहुत जरूरी है. इन दैट इन सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी विड्रॉल
अगर विदाउट परमिशन किया और फ्रेश सूट लेकर आ गए, सो दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, राइट? पहली बात, फ्रेश सूट विल नॉट बी possible. It's not allowed now. So this is what is given over here. 1A talks about when transposition of defendants as plaintiff may be permitted. Okay, basically वही striking out of parties, जो rule number 10 है आपका order number 1 का. okay, जहां पर सब्सटैंशियल क्वेश्चन टू बी डिसाइडेड होगा. हर रूल का बेसिकली आप कितने सेक्शंस देखेंगे, उसका कोई ना कोई मेजर इंग्रेडिएंट होता है. सो कहाँ पे डिफेंडेंट विल बी ट्रांसपोज्ड एज अ प्लेंटिफ, द कोर्ट विल हैव टू सी वेदर देयर इज सब्सटैंशियल क्वेश्चन जो इनकी पोजीशंस को ट्रांसफर्स करने से इस सब्सटैंशियल क्वेश्चन का आंसर अगर मिल सकता है, इफ दिस कैन बी डिसाइडेड, then the court will definitely grant you. But importantly, where in CPC transposition of parties has been given, order 1 rule 10 and order number 23 rule 1A. Now this is important. Okay, and limitation law is not affected by the first suit. So in any fresh suit which is instituted on permission, the plaintiff shall be bound by the law of limitation in the same manner as if the suit had not been instituted. Okay, so limitation law यहाँ पे effect नहीं करेगा. Next, as I said about withdrawal and adjustment of the suit. So adjustment का दूसरा नाम हो गया compromise of the suit. अब दो लोग सूट लेकर आए हैं और वही आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं, या फिर उन्हीं के बीच में एक सलाह आ जाती है, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. कॉम्प्रोमाइज कैसे बनता है? पहली बात तो एमिकेबल मीन्स होना चाहिए. थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, इन चीजों से होगा तो ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ कॉम्प्रोमाइज, वो तो एक वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा, राइट? प्लस देयर हैज टू बी म्यूचुअल कंसेंट. एमिकेबल मीन्स से अगर म्यूचुअल कंसेंट आया है, देन दैट वुड अल्टीमेटली लीड टू कॉम्प्रोमाइज. ओके, सो वेन एवर देयर इज, अब कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या तो होल क्लेम पे या किसी पार्ट ऑफ द क्लेम पे बाय अ लॉफुल अग्रीमेंट. इसी को हम बोलेंगे लॉफुल अग्रीमेंट. एमिकेबल मीन्स प्लस म्यूचुअल कंसेंट. ओके, लॉफुल अग्रीमेंट से अगर किसी होल क्लेम या किसी पार्ट पे अगर इफ द पार्टीज दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग, ओके, इफ दे जस्ट अग्री, ठीक है मेरा आपको इतना देना बनता है एंड आई विल पे इट टू यू, सो दिस इज एन अ कॉम्प्रोमाइज agreement. Okay, they have come to an agreement on this term at least. And importantly, उनको क्या एक फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी. दे हैव टू डू इट इन राइटिंग. जैसा हम लिमिटेशन में पढ़ते हैं 18 और 20 में, इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग, राइट? सो अगर राइटिंग में ऐसा हो जाता है एंड साइंड बाय द पार्टीज, देन वो तो एक अच्छी खासी एक्नॉलेजमेंट है, इजंट इट, कि मेरा आपको इतना देना बनता है एंड आई एम अग्रीइंग टू दिस फैक्ट, राइट? इसमें वो कोई छुपा नहीं रहा. ओके, सो इन दैट केस ओनली एक कॉम्प्रोमाइज की जो रिक्विजिट कंडीशंस है राइटिंग प्लस साइन, क्योंकि यू नो आई हैव सीन पेपर्स जहां पे प्री में देर आर पॉइंट्स गिवन और यहाँ पे इन चीजों को फोकस किया गया है, कॉम्प्रोमाइज किस चीज से बनता है. सो दिस यू हैव टू नो, दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दीज पॉइंट्स. ओके, साइंड बाय द पार्टीज, राइट? सो इन दैट केस इफ द कॉम्प्रोमाइज इज डन, देन दिस इज ऑल्सो allowed by law. Okay, or where the defendant satisfied the plaintiff in respect of the, again वही basically जो भी जिसका relief बनता है, अगर the party, the other party who is liable to pay it और वो उसको agree कर रहा है, then why not? Okay, provided that where it is alleged by one party and denied by the other. Now let's suppose one party says in the court कि compromise तो हुआ था, other party says नहीं compromise तो कुछ नहीं हुआ, या फिर हुआ तो मुझ पे influence था उनका, इसलिए मैंने कर दिया. सो ऑब्वियसली देर इज यू नो एन इशू दैट इज बीइंग क्रिएटेड ओवर है, क्योंकि एक जगह एक का एलिगेशन है और दूसरा का डिनाइल है. ओके, सो द कोर्ट शैल डिसाइड सच क्वेश्चन विदाउट एनी एडजर्नमेंट. वो उसको डिसाइड करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग दिस क्वेश्चन. ओके, एंड उसका रीजन रिकॉर्ड करेंगे एंड अल्टीमेटली गिव द जजमेंट. ओके, नाउ you must be knowing it कि जब भी कॉम्प्रोमाइज अगर इसका यू नो इफ द कॉम्प्रोमाइज इज वैलिड, इट्स लॉफुल, और कॉम्प्रोमाइज पे एक डिक्री आ जाती है, देन कॉम्प्रोमाइज डिक्री पे
appeal is not allowed, right? बिकॉज सेक्शन नंबर 96 में भी अगर आप पढ़ेंगे, अगर कॉम्प्रोमाइज से ही दो लोग एक डिसीजन पर आए हैं, देन जस्ट थिंक ओवर इट. अब कौन कौन पार्टी खुद को बोलेगी दैट आई एम नॉट, आई एम द ग्रीव्ड वन हियर, आई विल गो फॉर अपील, राइट? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. दोनों अपनी सलामती से तो आए थे, म्यूचुअल कंसेंट से आए थे, एमिकेबल मीन्स से आए थे, राइट? एंड अगर ऐसा अग्रीमेंट वॉइड या वॉइडेबल है, आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ, जो 11 to 30 सेक्शंस वहां पे बताते हैं कि वॉइड है या वॉइडेबल है. ओके, देन इन दैट केस यहाँ पर अगर वैसा कोई अग्रीमेंट बना है उन सिचुएशंस को अगर देखते हुए, देन यहाँ पर भी उस लॉफुल अग्रीमेंट को हम उसी तरीके से ही मान के चलेंगे कि ये वॉइड था. जैसा मैंने आपको बार बार मैं आपको बता रही हूँ, इफ इट्स अंडर कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, हो वहां पर वो वॉइडेबल बोला गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में. सिमिलरली यहाँ पर भी उसको वॉइडेबल बना दिया जाएगा, राइट? Voidable is valid at the starting, but the other party can avoid it. So जब वो कोर्ट में आएंगे, the other party can simply avoid it, avoid this lawful agreement. उसको पहली बात तो lawful बोलेंगे ही नहीं, avoid that agreement by proving कि मुझ पर कैसे undue influence exercise किया गया था. And the court will now decide upon that. Are you getting it? Now bar to suit, जो पॉइंट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, that no appeal lies. So 3A talks about that. No suit shall lie to set aside a decree on the ground that the compromise was not lawful. ठीक है, उसको आप पहले ही बोलेंगे, बाद में एक नया सूट नहीं लेकर आएंगे, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज डिक्री ऑलरेडी आ चुकी है. दिस वॉज लेड डाउन इन बनवारी लाल वर्सेस चन्नो देवी. ओके, जहां पे फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोअर्जन, इन सब के बारे में बात की गई थी. कंसेंट डिग्री इज बेस्ड अपॉन कॉम्प्रोमाइज ओनली. ओके, एंड 96 क्लॉज 3 आपका बोलता है दैट नो अपील कम्स फ्रॉम कॉम्प्रोमाइज. ओके, बनवारी लाल वर्सेस चन्नो देवी इज अ वेरी गुड केस लॉ ऑन दिस. यू कैन गिव अ रीडिंग टू इट. एंड 3B सिर्फ इसका नाम ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस कम्स डायरेक्टली that where agreement or compromise to be entered in a representative suit without leave of the court is given in order number 23. Okay, so rule 3B, simply हम representative suit पढ़ते हैं order 1 rule 8 में, and you have number of instances in CPC. आप रेस जुडिकाटा में भी एक्सप्लेनेशन नंबर 6 पढ़ते हैं, ऑर्डर 7 रूल 4 में भी पढ़ते हैं, एंड यहाँ पर भी नाउ यू आर सीइंग इट. ओके, रूल 3B ऑफ ऑर्डर 23, वेयर दे आर सेइंग कि अगर कॉम्प्रोमाइज या अग्रीमेंट पर आना है इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट, इन दैट ऑल्सो यू कैन नॉट डू इट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट. अगर ऐसा हुआ देन दैट विल बी वॉइड इन इटसेल्फ, बिकॉज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन अ रिप्रेजेंटेटिव सूट. देयर आर न्यूमरस पर्सन इन्वॉल्व, ऑब्वियसली काउंटेबल होंगे क्योंकि नोटिस भेजना होता है, बाइंडिंग होती है जजमेंट, बट दे आर न्यूमरस. फॉर एग्जाम्पल कोई एसोसिएशन, कोई सोसाइटी कुछ ऐसी अगर है एंड वो कॉम्प्रोमाइज पर आ रहे हैं दूसरे पार्टी के साथ, then leave of the court has to be taken for that. Okay, and before granting such leave, the court will give notice as it may think to the party who is interested. अगर किसी भी पार्टी का उसमें right involved है, then in that case the court will give notice about it to that party, because ultimately representative suit की judgment is binding, right? और इस रूल में रिप्रेजेंटेटिव सूट मींस अ सूट अंडर 91 सेक्शन, 92 सेक्शन, ऑर्डर 1 रूल 8 जो मैंने आपको अभी बताया, हिंदू फैमिली, अनडिवाइडेड हिंदू फैमिली का जो मैनेजर अगर कोई सूट लेकर आते हैं. ओके, सो इन दैट केसेस एंड एनी अदर कॉज. तो पब्लिक न्यूसेंस और पब्लिक चैरिटी 91 92 जो आपके दिए गए हैं, वो वाले भी हम रिप्रेजेंटेटिव सूट में इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर, राइट? And any other suit in which the decree passed away by virtue of provisions of this code bind any person. Basically जो binding nature जिस भी सूट में आ जाएगी वो हम representative सूट में ले आएंगे. लेकिन इस particular rule के लिए क्या including है, you just have to stick to that, right? And over here also nothing in this order shall apply to proceedings in execution of a decree. Okay, so in this also execution, this is not applicable to execution. Right? Is it clear?
So this was in your order number 23. So 22 and 23, they are important. Pre के लिए तो बहुत important है. So whenever you do your CPC, just, do not miss these orders.